दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापा। प्रेमचंद जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। बहू तुरंत बोली उठी, बाबूजी, सुबह जो बनाई थी उनमें से 3 रोटियां अभी भी बची हुई है। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन प्रेमचंद जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही है। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब कि किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने जैसा भी ज़्यादा कठिन काम। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटियां बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। अब 3 रोटियां बनाओ या 5, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है। बहू के बोल प्रेमचंद के कानों पर पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला न हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता। प्रेमचंद जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। कविता के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती। खाने के साथ मीठा पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। प्रेमचंद जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। मुझे चलेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो सोने से पीला मिल गया। वो अपने आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? प्रेमचंद जी अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। प्रेमचंद जी खुद से ही बातें करने लगे। अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ
कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी एक कप चाय और दो ताजी रोटियों के लिए तरसना पड़ता हो तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवा पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। कविता को याद करके प्रेमचंद की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरके। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही है और आप है कि बालकनी में बैठे हैं, अंदर आ जाइए नहीं तो बीमार हो जाएंगे, बेटे ने प्रेमचंद जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। पापा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है, थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बुढ़ापा के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। प्रेमचंद जी हॉल में रखी कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा थी नहीं, इसीलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसीलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखाई रहे थे। प्रेमचंद जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई, जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था, कविता जी से पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदी कर रहे थे। पता नहीं प्रेमचंद जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बटवा लिया और निकल पड़े। कविता जी के याद में चलते चलते वो एक पार्लर के पास पहुँचे। उनको सरास चढ़ गया था, उनके सांसों की गति तेज हो गई थी। पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे, तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। प्रेमचंद जी ने देखा
और 10 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि कविता जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 100 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से कविता जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी ना किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती। कभी वो टोकते हो, वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों के नहीं देने वालों की लाइन में खड़ा किया है और थोड़े से रुपयों के बदले में लाखों की दुआएं मिलती है, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ प्रेमचंद जी खड़े हुए, रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और बोले, कविता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनके सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही प्रेमचंद जी ने इस मोहमाया की दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल उमेश वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।